हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डीएनए के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए आप सब लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी आपको आगे के चैप्टर्स को ठीक से समझने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इन चैप्टर्स को ठीक से समझने के लिए एक बार डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना जरूरी है और ये देखना है कि कहीं क्या चीज़ आपकी जो जानकारी में कुछ कमी रह गई थी उसको थोड़ा सा इक्विप कर लेना है। डीएनए बहुत ही कॉमन चीज़ है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। डीएनए ये जो हमारे सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर ये सेल दिखाया गया है, ये न्यूक्लियस है और इसमें ये क्रोमोसोम दिखाया गया है। ये जो क्रोमोसोम हैं ये जिन धागों से बने होते हैं, दरअसल वही धागे डीएनए। इसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ये क्रोमोसोम को निकाला गया और देखिए, और इसके धागे को यहाँ से खोल दिया गया। तो इसके ऊपर कुछ कुछ इसको, इस स्ट्रक्चर को स्थिरता प्रदान करने के लिए और दूसरे फंक्शंस के लिए भी साथ में प्रोटीन्स हैं। उन प्रोटीन को हटा दिया गया है, फिर ये धागा खुल गया है आसानी से। तो ये जब धागा खुल जाता है इस क्रोमोसोम का, तो जो चीज हमें दिखती है ये दरअसल क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन यानी डीएनए प्लस प्रोटीन, और ये प्रोटीन को हटा दिया गया है। तो जो बचा है स्ट्रक्चर वो डीएनए, यानी डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जिससे मुख्य रूप से ये क्रोमोसोम बना है। क्रोमोसोम, अगर आपसे पूछा जाए कि एक शब्द में बताइए क्रोमोसोम किस चीज से बना है, तो दरअसल क्रोमोसोम क्रोमेटिन से बना है। और क्रोमेटिन का मतलब होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो हिस्टोन्स होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम यहाँ से हटा दें तो बाकी जो डीएनए ये क्रोमोसोम में बचेगा वो सिर्फ क्या है, तो डीएनए है। तो ये जो इसके भीतर से खुलता हुआ आपको धागा दिख रहा है, ये सीढ़ी नुमा, कुछ ट्विस्टेड सीढ़ी, जैसे सीढ़ी को ट्विस्ट कर दिया गया है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डीएनए है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज थोड़ी सी बात कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये डीएनए कब, कैसे, किसने खोजा। अधिकतर आप सब लोगों के जेहन में सिर्फ दो नाम ही डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में होते हैं, वाटसन एंड क्रिक। और हम लोग, अधिकतर लोग हम में से समझते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने ही डीएनए का सारा स्ट्रक्चर खोजा। हालांकि ऐसा है नहीं, इसमें बहुत लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है और एक तरह से उन लोगों के साथ अन्याय होता है जब हम सिर्फ वाटसन एंड क्रिक का नाम लेते हैं। तो बाकी लोगों ने क्या किया और वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, ये हम लोग संक्षेप में, शॉर्ट में थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ डीएनए कैसे पता चला। इसके पहले मुख्य रूप से जो जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, सेल्स में जिन मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पता था वो प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, लिपिड्स थे। 1869 में, 1869 में ये एक स्विस फिजियोलॉजिकल केमिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले, फ्रेडरिच मीशर। तो फ्रेडरिच मीशर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो ये जानना चाह रहे थे कि कौन कौन से नए तरह के प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन के अलावा और कुछ नहीं पता था कि यहाँ कोई न्यूक्लिक एसिड नाम की भी चीज है, ये नहीं पता था। बस वो ये जानना चाह रहे थे कि भाई इसके न्यूक्लियस के अंदर किस तरह के, अलग तरह के प्रोटीन है, क्योंकि न्यूक्लियस के भीतर ये पता था कि कुछ खास चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो वो पस सेल पर काम कर रहे थे। पस सेल्स, सोचिए आप पस को देखना नहीं पसंद करेंगे, आप उसको, उस पर काम करना आप कभी नहीं पसंद करेंगे, लेकिन वो पस सेल पर काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पस सेल में व्हाइट ब्लड सेल्स की अधिकता होती है और वो व्हाइट ब्लड सेल्स थोड़े साइज में बड़े होते हैं और उनमें आसानी से उसके न्यूक्लियर मटेरियल की स्टडी की जा सकती है। तो उनमें पस सेल्स के अंदर उनको कुछ विशेष चीज मिली जिसको ये, उनको लगा कि ये प्रोटीन से कुछ अलग, ये प्रोटीन नहीं है। क्यों उन्हें ऐसा लगा? क्योंकि उन्होंने ये पाया कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो नए तरह का मटेरियल है इसमें बहुत सारा फास्फोरस है, कंटेन्स लॉट अमाउंट ऑफ फास्फोरस।
and usually proteins don't contain that much amount of phosphorus. So he got that what he has found inside nucleus is something other than protein. जो उनको न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, मिल रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्रोटीन से कुछ और है, अलग हटके। और उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लिन, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाने वाला मटेरियल, दिस इज न्यूक्लिन। बाद में उस न्यूक्लिन को, चूंकि उसमें उसका नेचर जो था वो एसिडिक था, दैट्स व्हाई इट केम टू बी कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। और बाद में न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम इसको दिया गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बाद में इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। तो इसके बाद ऑसवाल्ड एवरी और उनके कलीग्स जो थे, इन लोगों ने 1944 में ये बताया कि जो हेरेडिटरी यूनिट्स होते हैं, जो जीन्स हमारे हैं, वो डीएनए से बने हो सकते हैं। दे माइट बी कंपोज्ड ऑफ डीएनए। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हम और आगे चलें। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसमें है फीबस लेवी। फीबस लेवी, देखिए इन्होंने क्या क्या किया डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज के बारे में। फीबस लेवी ने ये बायोकेमिस्ट थे, ये पहले डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, बाद में ये बायोकेमिस्ट बने और इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर पर काम किया। देखिए कितना सारा काम इनका क्रेडिट इनके ऊपर, इनके पास। इन्होंने बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर 700 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश किए। और देखिए डीएनए के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वो मैक्सिमम काम इनके द्वारा हुआ। देखिए ये पहले आदमी थे फीबस लेवी जिन्होंने ये बताया कि इस जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, और न्यूक्लियोटाइड में मुख्य रूप से 3 बेसिक चीजें हैं, फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है। फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है। हम सभी लोग आज ये जानते हैं कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स इन्हीं चीजों से बने हैं, फॉस्फेट, शुगर, बेस। इन्होंने सबसे पहले बताया कि आरएनए में जो कार्बोहाइड्रेट है ये राइबोज, और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि जो डीएनए में कार्बोहाइड्रेट है वो डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि काफी कुछ काम डीएनए के स्ट्रक्चर का ये लेविन साहब पहले कर चुके थे। और आगे देखिए, ये पहले इस आदमी थे लेविन साहब जिन्होंने ये बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। यानी उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर है जिसमें 3 चीजें हैं, फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है। और दरअसल यही न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटिशन हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। These nucleotides are being repeated and thereby forming a polynucleotide. So Levine was the first person to propose that DNA is actually a polynucleotide. तो अब देखिए मैक्सिमम काम जो बड़े बड़े काम है वो सब इन्होंने किया, जो डीएनए के स्ट्रक्चर की मुख्य बात है। और लेविन ने ही 1919 में ये भी बताया कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस ही हो सकते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में 4 में से कोई एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन में से कोई एक बेस होगा। 4 ही, और कुल 4 बेस होंगे, ये इन्होंने बताया है ना। तो इन्होंने इस तरह से कहा कि हर न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगा, एक शुगर होगा और एक फॉस्फेट होगा। आप देख रहे हैं मैक्सिमम चीजें जो आप जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में वो ये बता रहे हैं। कुछ बातें इनकी गलत भी साबित हुई। गलती ये कहां कर गए, इन्होंने कहा कि इन्होंने ये सोचा कि जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसमें जो बेसिस का सीक्वेंस है वो फिक्स है, और उन्होंने कहा कि फिक्स सीक्वेंस होगा हर स्पीशीज में, हर डीएनए में, हर सेल में, GCTA GCTA। इन्होंने कहा कि किसी भी स्पीशीज से हम डीएनए निकालेंगे सीक्वेंस हमें मिलना चाहिए GCTA GCTA। लेकिन हम जानते हैं कि ये बात गलत है। ये हर स्पीशीज के डीएनए में, हर जीन में ये जो सीक्वेंस होगा ये अलग अलग होगा, और इसी सीक्वेंस में ही तो हमारी हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो यहाँ आकर लेविन साहब गलत साबित हो गए। कोई बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बातें, जो सही बातें उनकी हुई
वो भी बहुत ज्यादा थी। तो इस तरह से ये आप जानते हैं कि डीएनए में 4 बेसिस, 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब इसमें जो मुख्य रूप से आपको बात ध्यान रखने वाली है, ये आप जानते हैं कि एडेनिन और गुआनिन, इसमें ये 2 रिंग्स होते हैं प्यूरिन्स में, और जो पिरिमिडीन्स हैं उसमें सिंगल रिंग होती है। और जो इसमें जो कार्बन की नंबरिंग है, ये हर कॉर्नर पर एक कार्बन है, और इसकी नंबरिंग पर ध्यान दीजिए। 1, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 and 6, and then from here 7 8 9. This numbering is very important, क्योंकि डीएनए का जब हम फाइनल स्ट्रक्चर समझेंगे, जब डीएनए रेप्लिकेशन समझेंगे, तो इस नंबरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि हम एग्जैक्टली बता सकें कि किस कार्बन पर क्या हो रहा है। तो ये जो चारों नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन के, इसको आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करके और इसको जितना हो सके याद रखना चाहिए कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इन चारों बेसिस। तो अब यहाँ पर देखिए एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या चीजें हैं देखिए, एक बेस है, ये शुगर है, और एक फॉस्फेट। इन 3 चीजों से मिलकर क्या बन रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें देखिए ये फॉस्फेट यहाँ अगर अलग कर दें हम, और ये शुगर, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। शुगर के साथ बेस जुड़ा है, तो शुगर एंड बेस, दीज टू टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों के पेयर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर उसमें फॉस्फेट भी हम जोड़ दें तो तीनों मिलकर क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियोसाइड को भी अगर अलग कर दें तो एक राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अगर ये आरएनए है तो राइबोज शुगर होगा, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, और ये बेस। ठीक, तो डीएनए में क्या है भाई, उसके हर न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर है, एक बेस है, और ये एक फॉस्फेट। शुगर बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, और उसमें एक फॉस्फेट जोड़ दें तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। और जो बेस है ये 4 है ना, 2 पिरिमिडीन डीएनए के, साइटोसिन एंड थाइमीन, और अगर आरएनए है तो साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, और जो प्यूरिन्स हैं वो एडेनिन एंड गुआनिन, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में यही प्यूरिन्स हो। तो इस तरह से डीएनए का जो पूरा केमिकल नेचर है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो आप देख रहे हैं। हर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, इन 4 में से एक बेस होगा, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन या गुआनिन, इन चारों में से एक बेस होगा, एक शुगर होगा। ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। और इसमें एक फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। और इसी न्यूक्लियोटाइड का रिपीटिशन होता जा रहा है, तो ये हम मिलकर बना दे रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से एक डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये तीनों चीज मिलके देखिए ऐसे बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए के एक स्ट्रैंड का एक छोटा सा पार्ट है, 3 न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़े हुए हैं। दिस इज द शुगर, कार्बन की काउंटिंग यहां से हो रही है। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, ओके, 5, एंड दिस इज 6, सॉरी 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो कार्बन नंबर 1 से बेस जुड़ा रहता है। ठीक, कार्बन नंबर 5 से क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। Phosphate group is attached with carbon number 5 of the deoxyribose sugar. See, this is the deoxyribose sugar because here is a single H only. अगर ये राइबोज शुगर होता आरएनए का तो यहाँ होता OH। यही फर्क है दोनों के शुगर में। तो आप देखिए कि शुगर में 1 नंबर के कार्बन से बेस जुड़ा है, 5 नंबर के कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, और जो 3 नंबर का कार्बन, यहां पर ये 3 नंबर का कार्बन, इस कार्बन से अगले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये शुगर, इसका ये बेस, और इसका ये फॉस्फेट ग्रुप। तो अगले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप इस शुगर के किस कार्बन से जुड़ा है, देखिए 3 नंबर कार्बन से। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है।
ये डीएनए के हर न्यूक्लियोटाइड में केंद्र में है क्या चीज? शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज अ पेंटोज शुगर। और इट हैज अ बेस, नाइट्रोजनस बेस। वो कहां जुड़ा है? इसके 1 नंबर के कार्बन से। ये बेस क्या हो सकता है? ये एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, या साइटोसिन हो सकता है। चारों में से कोई एक होगा। 5 नंबर के साथ क्या जुड़ा है? एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक। अब एक न्यूक्लियोटाइड अगले न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा है? तो अगले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है। ठीक। फिर अगले न्यूक्लियोटाइड का ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये कहां जुड़ा है? इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से। ठीक है। तो इस तरह से डीएनए आगे हम पढ़ेंगे कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो ये एक स्ट्रैंड है, एक डंडा है। ऐसा ही एक डंडा यहां भी रहेगा। ठीक। ये एक डंडा हो गया और ऐसा ही एक डंडा यहां रहेगा, डबल स्ट्रैंड है। और इस स्ट्रैंड में आप देख रहे हैं कि पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब है, अब जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो यहां पर हम देख रहे हैं इस सिरे पर कौन सा कार्बन है भाई इसका फ्री? कार्बन नंबर 5। और इस सिरे पर देखेंगे तो कौन सा कार्बन नंबर फ्री होगा? 5 तो नहीं फ्री है, इसका ये कार्बन नंबर 5 है और इसके साथ अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है। फ्री कौन सा है? ये कार्बन। इसके नीचे अब कोई दूसरा स्ट्रैंड नहीं है, इसके नीचे कोई दूसरा स्ट्रैंड नहीं है। ओके। तो इधर कार्बन नंबर 3 फ्री है। तो एक तरफ कार्बन नंबर 5 फ्री है और दूसरे नंबर कार्बन नंबर 3 फ्री है। ठीक है। तो इस स्ट्रैंड में एक पोलैरिटी हो गई। ठीक। पोलैरिटी क्या? एक तरफ 5 प्राइम, दूसरी तरफ 3 प्राइम। अब जो दूसरा स्ट्रैंड होगा हम आगे देखेंगे, वो उसके ठीक एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल मतलब कि उसका जो 3 प्राइम है वो इधर होगा और जो 5 प्राइम है वो इधर होगा। वो इसी को उल्टा, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे। ठीक। और ये जो बेसेस हैं, इधर का बेस और इस स्ट्रैंड का बेस, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहे। आगे बढ़े हम लोग। अब आपने लेविन का, फोबियस लेविन का रोल देखा। ठीक। मिशनर का रोल देखा, जिन्होंने डीएनए को वास्तव में पहले बार खोजा। फोबियस लेविन का रोल देखा, जिन्होंने मैक्सिमम केमिस्ट्री वर्कआउट की, डीएनए की मैक्सिमम केमिस्ट्री फोबियस लेविन ने वर्कआउट की। अब ये चारगाफ रूल, अरविंद चारगाफ ने क्या बताया भाई? अरविंद चारगाफ ने ये बताया सबसे पहले कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल में जितना ए होगा उतना ही टी होगा और जितना जी होगा उतना ही सी होगा। ये बात तो बाद में पता चली कि भाई ए सिर्फ टी से ही पेयर करता है और जी सिर्फ सी के साथ ही पेयर करता है। ये बाद में बात पता चली। इस बात के आधार में ये चारगाफ का ऑब्जर्वेशन था और चारगाफ रूल था। इन्होंने कहा कि भाई किसी डीएनए का हमने जिसका एनालिसिस किया किसी मॉलिक्यूल का, तो उसमें हमको जितना ए मिलता है उतना ही टी मिलता है। जितना ए मिलता है उतना जी नहीं मिलता है। ए अधिक हो सकता है, जी कम हो सकता है, या जी अधिक हो सकता है, ए कम हो सकता है। लेकिन जितना ए मिलेगा उतना ही टी मिलता है। जितना जी है किसी डीएनए मॉलिक्यूल में उतना ही सी है। इससे बाद में लोगों को समझ में आया कि इसका मतलब है कि ए और टी के बीच में कोई रिलेशन है, कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, है ना? रिलेशन है, ये एक दूसरे से पेयर करते हैं। और जी और सी के बीच में भी रिलेशन है। इसी नियम को हम चारगाफ रूल कहते हैं। क्या है चारगाफ रूल? कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल में जितना नंबर ए है उतनी ही संख्या में टी है, थाइमीन, और जितनी संख्या में जी है उतनी ही संख्या में सी है। दिस इज चारगाफ रूल। अब आते हैं वॉटसन एंड क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल पर। तो क्या क्या कौन कौन सी बातें थी जो वॉटसन एंड क्रिक को वहां तक ले गई? वॉटसन एंड क्रिक ने क्या खोजा? वॉटसन एंड क्रिक ने वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर खोजा, जो सीढ़ी होती है, ट्विस्टेड सीढ़ी डीएनए की, ट्विस्टेड सीढ़ी होती है। ये जो मॉडल है कि ठीक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो है,
एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, बेस है, फॉस्फेट है, ये तो पता चल गया। ये भी पता चल गया कि ये एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन उसके आगे नहीं पता था, ये नहीं पता था कि ये डीएनए में एक डंडा नहीं, दो डंडा है, सीढ़ी नुमा दो स्ट्रैंड्स है, ठीक। और दो स्ट्रैंड में कैसे ये बेसेस लगे हुए हैं, ये जो मॉडल है, दिस वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। और कैसे कैसे इन्होंने पता किया, पहले तो जो लेविन, फोबियस लेविन का जितना काम था उसकी मदद ली इन्होंने, फिर चारगाफ रूल की मदद ली इन्होंने। जो चारगाफ रूल का मतलब है कि जितना ए है उतना ही टी, इसका मतलब है कि कोई लग रहा है कि आपस में रिलेशन है, कोई पेयरिंग है, जितना जी उतना ही सी। और सबसे बड़ा जो इनको मदद मिला वो दो इंग्लिश यानी इंग्लैंड के रहने वाले रिसर्चर्स थे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के उसको किंग्स कॉलेज, जिस कॉलेज में ये लोग थे वो उसका नाम है किंग्स कॉलेज में, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, ये दो लोगों ने वास्तव में डीएनए की एक्सरे फोटो खींची, उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। इन दो लोगों ने क्या किया, डीएनए का वास्तविक एक फोटो खींचा। डीएनए जैसे मॉलिक्यूल की फोटो कैसे होगी, एक्सरे से, उसको हम डीएनए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। वो फोटो मैं आपको ओरिजिनल फोटो दिखा रहा हूं जो इन लोगों ने खींची थी, ये वो ओरिजिनल फोटो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस के द्वारा लिया हुआ। और इससे ये समझ में आया, उन लोगों को, हम लोगों की समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगा, लेकिन जो इसका एक्सपर्ट है वो इसको समझ सकता है कि कैसे इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब। और इस फोटो को जो विल्किंस और फ्रैंकलिन का था, वॉटसन एंड क्रिक ने देखा। बड़ी कहानियां है इसके पीछे। कुछ लोग कहते हैं कि चुपके से देख लिया उन लोगों ने इनकी डायरी को, अच्छा ऐसा होता है डीएनए। और इसके बाद उन लोगों ने अपना काम करना शुरू किया, ठीक। और तब जाके वो मॉडल बनाया कि डीएनए ऐसा होगा, ठीक है। तो फोबियस लेविन का वर्क का रोल है इसमें, चारगाफ का रोल है, फ्रैंकलिन और विल्किंस का रोल है, ठीक है। तो इसमें जब इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला, वॉटसन एंड क्रिक को, तो फ्रैंकलिन को नहीं मिल पाया, लेकिन विल्किंस को साथ में मिला। वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस, तीन लोगों को इसका नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। और इन लोगों ने जो मॉडल दिया, 3 डायमेंशनल मॉडल, उसमें इन लोगों ने बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस मॉडल को वर्कआउट करने में लिनस पॉलिंग की जो वर्क्स थे उसका भी बहुत बड़ा रोल था। लिनस पॉलिंग ने एक्चुअली डीएनए के अंदर जो बॉन्ड्स के डिस्टेंसेस थे, बॉन्ड्स के डिस्टेंसेस, उनके एंगल्स, ये सब लिनस पॉलिंग की थियरी के आधार पर वर्कआउट हो चुका था, ठीक है। और एक जेरी डोनोहू का भी सजेशन इन लोगों के बहुत काम आया, और इन सब लोगों के सहयोग से वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर वर्कआउट किया। तो अब जो मुख्य फीचर्स, मेजर फीचर्स है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के, वो ये हैं। सबसे पहली बात कि डीएनए तो डबल हेलिक्स है, ये सब आप लोग जानते हैं। और ए हमेशा टी से पेयर करेगा, सी हमेशा जी से पेयर करेगा। और सो दिस इज द डबल हेलिक्स, आप ये देख रहे हैं। अगर आप इसको घर में मॉडल बना के अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसका एक उपाय है, 2 धागे ले लीजिए और उसमें बराबर दूरी पर माचिस की तीलियां बांध दीजिए, सीढ़ी एक बना दीजिए। ये माचिस की तीलियां हैं, ये 2 धागे हैं। एक छोर ऊपर पकड़ लीजिए, दूसरा छोर नीचे पकड़ लीजिए, और ऊपर वाले हाथ को दाहिनी तरफ क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक है। तो जो घूमने से जो सीढ़ी घूम जाएगी, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, और यही डीएनए डबल हेलिक्स होता है। तो इसमें क्या है कि ये जो 2 इन सीढ़ियों के जो बाहरी डंडे हैं, बाहरी स्ट्रक्चर नीले रंग का, ठीक, ये शुगर और फॉस्फेट से बना है। दिस इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। दोनों 2 डंडे हैं,
शुगर और फॉस्फेट। और इन डंडों से जो अंदर बीच में ये निकले हुए हैं स्टेप्स, ये क्या है, ये बेस पेयर्स हैं। एक नीले रंग का बेस इधर से निकला है, ये ब्लैक वाला बेस इसकी तरफ से निकला है, और दोनों बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। ठीक है, ग्रीन यहां पर देखिए ये एडेनिन है, तो ये थाइमीन है, और दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये गुआनिन है तो ये साइटोसिन है। ठीक है, यहां देखिए ये ब्लू कलर से साइटोसिन दिखा दिया गया, तो ब्लैक कलर से गुआनिन दिखा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से दोनों से बेसेस निकले हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर देखिए ये इसको, ये जो हेलिक्स है, घुमा हुआ हेलिक्स, इसको सीधा कर दिया गया है, बिल्कुल सीढ़ी बना दी गई है ना। इसको उल्टा घुमा दिया गया तो ये सीधा हो गया, सीढ़ी बन गई। तो सीढ़ी का एक डंडा लंबा इधर, एक इधर, ये दोनों किससे बना है, ये शुगर फॉस्फेट से बना है, ये शुगर फॉस्फेट से बना है। और जो इसमें से ये एक एक न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3 4, और हर न्यूक्लियोटाइड से एक बेस निकला है, एक इधर निकला है और एक इधर से निकला है, एक इधर से निकला है और एक इधर से निकला है, एक इधर से निकला है, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है। यहाँ भी देखिए ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये शुगर फॉस्फेट, फिर अगला न्यूक्लियोटाइड शुगर फॉस्फेट, फिर अगला न्यूक्लियोटाइड शुगर फॉस्फेट, फिर अगला शुगर फॉस्फेट। ठीक, अब देखिए इसका 5 प्राइम इधर फ्री है और इसका 3 प्राइम इधर फ्री है। अब जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है ये इसके ठीक उल्टा एंटी पैरेलल है, इसका 3 प्राइम इधर फ्री है और इधर इसका 5 प्राइम फ्री है, और दोनों के कार्बन नंबर 1 से, इधर से एक ये बेस है और इधर से एक ये बेस है, इधर से बेस जुड़ा है, इधर से बेस जुड़ा है, और ये बेसेस आपस में देख रहे हैं आप, ये और ये क्या है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि एक तरफ 2 रिंग वाला बेस है तो दूसरी तरफ 1 रिंग वाला बेस, एक तरफ प्यूरीन है तो दूसरी तरफ पिरिमिडीन। ऐसा कहीं नहीं होगा कि दोनों तरफ प्यूरीन या दोनों तरफ पिरिमिडीन नहीं होगा। क्यों होगा, ऐसा नहीं होगा, हम आगे देखेंगे। लेकिन ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिमाग में आपको रखना है कि ये स्ट्रैंड है शुगर फॉस्फेट का बना हुआ, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। ठीक है, एंड दीज आर द बेस। और ये दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। डीएनए डबल हेलिक्स, सेम थिंग, डीएनए डबल हेलिक्स, ये जो दोनों की तरफ के स्ट्रैंड्स हैं देखिए, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इधर भी शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, और हर शुगर से कार्बन नंबर 1 से बेस जुड़ा हुआ है। अगर इधर एडेनिन है तो इधर थाइमीन है, अगर इधर गुआनिन है तो इधर साइटोसिन है, इधर थाइमीन है तो इधर एडेनिन है। ठीक, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमीन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। और एक चीज आप और देख सकते हैं, एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, सेम थिंग। अब जो वाटसन क्रिक के डबल हेलिक्स जो मॉडल है उसके आगे की बात है। द डबल हेलिक्स इज राइट हैंडेड। जो आप हेलिक्स रोटेशन देख रहे हैं ये राइट हैंडेड समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने हाथ को ऐसे ले लीजिए, अंगूठा ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो योर थंब रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, थंब रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द डीएनए, ये डीएनए मॉलिक्यूल का एक्सिस है। और जो आपकी उंगलियां ऐसे घूमी हुई है, ठीक है, ये उंगलियां ऐसे घूमी हुई हैं, तो ये जो है आप देखिए आपको किधर घूमी हुई लग रही है, आपको लग रही है ना कि दाहिनी तरफ, मेरी तरफ तो मेरे लिए बाईं तरफ घूमी, लेकिन आपके लिए दाहिनी तरफ घूमी। तो ये जो रोटेशन है, यही डीएनए इस तरह से रोटेट होता रहता है, इसका हेलिक्स। ठीक है, ये एक्सिस और ये इस तरह से रोटेशन। तो जो डीएनए का मेजॉरिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर राइट हैंडेडली ट्विस्टेड। ओके, like this, see this figure, like this। डीएनए का मॉलिक्यूल जो है ये डबल हेलिक्स हो, ये राइट हैंडेडली ट्विस्टेड।
अगली बात ये कि डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल वो हमको आपको हम बता चुके हैं। ठीक, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए एंटी पैरेलल का मतलब यहाँ दिखाया गया है कि एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसका 5 एंड इधर है, 3 एंड इधर है, तो इस वाले का क्या है, 5 एंड इधर है, 3 एंड इधर है, ठीक ना, और ये बीच में उनके बेसिस। ठीक, ये जो बड़ा लंबा वाला है ये प्यूरीन होगा, जो छोटा वाला है ये पिरिमिडीन होगा, प्यूरीन पिरिमिडीन प्यूरीन पिरिमिडीन। ठीक, तो दिस इज द हेलिक्स एक्सिस, यानी ये लंबाई है डीएनए। ठीक है, और ये एंटी पैरेलल, ये जैसे है उसका ठीक उल्टा ये। ठीक है, एक चीज आप और देख रहे हैं इसमें कि जो बेसिस हैं ये आपस में तो यहाँ पर बॉन्ड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में इनके जो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कुछ बाहर की तरफ भी निकले हुए हैं, एक्सपोज्ड आउटर एजेस ऑफ द बेसिस। इसका मतलब ये है कि जो डीएनए के बेसिस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से तो कनेक्ट आपस में है ही, लेकिन उनके जो कुछ दूसरे उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ और भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो भी उनके साथ आसानी से बाइंड कर जाते हैं। कुछ और फीचर्स डीएनए डबल हेलिक्स के, जो इसका जो डायमीटर होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, एडजेसेंट बेसिस यानी ऊपर नीचे वाले जो बेसिस वो 3.4 एंगस्ट्रॉम उनके बीच की दूरी होगी। एक ये बेस और एक ये बेस, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और क्या होगा, ये जो दोनों बेसेस होंगे ये और ये ठीक एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं होंगे। कौन से हम बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी। तो ये फिगर में तो दिख रहा है कि एक ऐसे एक ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होगा, एक ऐसे तो एक ऐसे होगा, यानी दोनों के बीच में एक एंगल होगा। ठीक, दोनों के बीच में ठीक एक दूसरे के ऊपर ये नहीं होंगे, दोनों के बीच में एक ऐसे एंगल होगा। वो एंगल कितना होगा, वो एंगल होगा 36 डिग्री। ठीक, तो हर दो के बीच में 36 डिग्री का एंगल। इसका मतलब है कि जब 10 बेसेस पूरे हो जाएंगे तो कुल कितना घूम गया, 360 डिग्री। ये जो घूम रहा है हर एंगल के, हर बेस एक दूसरे से 36 डिग्री पर घूमा है, तो 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री। तो जब 360 डिग्री हो गया तो फिर अपनी जगह पर आ गया, यानी एक टर्न पूरा हो गया ना, एक टर्न पूरा। और कितने बेस पेयर्स इसमें होगा एक टर्न में, 10। दो के बीच में जब 36 डिग्री की दूरी है तो 10 पूरा होने पर 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, जो पेयरिंग है कि क्यों प्यूरीन के साथ पिरिमिडीन ही होता है। एक तो ये स्पेसिफिसिटी है कि प्यूरीन के साथ प्यूरीन नहीं, पिरिमिडीन, और उसमें भी ए के साथ टी, ए के साथ टी ही रहेगा, सी नहीं रहेगा, जी के साथ सी ही रहेगा। कहां से ये होता है, तो पहली चीज ये होती है कि दोनों जो शुगर्स हैं उनके बीच की दूरी मात्र 10.85 एंगस्ट्रॉम है। बाहर से डिस्टेंस तो 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, लेकिन जो बीच में डिस्टेंस है दोनों स्ट्रैंड के बीच, एक ये स्ट्रैंड है एक ये स्ट्रैंड है ना, तो बाहर से हम डिस्टेंस लेंगे तो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इन दोनों के बीच जो जगह है ये कितना है, सिर्फ 10.85
85 एंगस्ट्रॉम, ठीक, 10.85। तो इसी में दोनों बेस पेयर को हटाना है, ठीक, यही है ना। ऐसे दोनों स्ट्रैंड है और इसके बीच में ये देखिए, इसके बीच में जैसे ये दो स्ट्रैंड है, दो बेस पेयर्स है, मैंने दो उंगलियां, ठीक। तो अंदर की दूरी जो उनको मिल रही है वो कितनी है, सिर्फ 10.85 एंगस्ट्रॉम, इसी दो में हटाना है। तो अब पहली चीज आप जानते हैं कि जो प्यूरिन होते हैं वो डबल रिंग्ड होते हैं, दो रिंग होता है, बड़े होते हैं। तो इतनी सी जगह में दो डबल रिंग नहीं आ पाएंगे, यानी दो प्यूरिन अटते ही नहीं है, इसलिए प्यूरिन प्यूरिन पेयरिंग नहीं होगी। और पिरिमिडीन, पिरिमिडीन तो हट जाएंगे, लेकिन पिरिमिडीन में पिरिमिडीन ज्यादा छोटे होते हैं, है ना, एक ही रिंग है, तो जरूरत से ज्यादा जगह है इसमें, इन दोनों के बीच में पिरिमिडीन के लिए जरूरत से ज्यादा जगह है। तो पिरिमिडीन दोनों दूर 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 होने से क्या होता है कि इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाती, ठीक है ना। प्यूरिन दो इसलिए नहीं आ सकते हैं कि दोनों बड़े बड़े हैं, वो अट ही नहीं रहे, बीच की जगह में अट ही नहीं रहे। प्यूरिन क्या है, छोटे छोटे हैं तो ज्यादा दूर हो जा रहे हैं, तो इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बन ही नहीं पा रहे हैं, दूरी हो जा रही है। तो सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन होता है, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन, है ना। एक प्यूरिन, ये बड़ा है ना, चौड़ा है, और दूसरा पिरिमिडीन, ये दोनों इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच में आसानी से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं, ठीक। तो इसलिए ये जो जगह की रिस्ट्रिक्शन है कि 10.85 में ही दोनों बेसेस को अटना है, तो ये जगह दो प्यूरिन के लिए कम है और दो पिरिमिडीन के लिए जरूरत से ज्यादा है, इसलिए एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन ही अट पाती है। अब सवाल है कि अगर एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन, तो फिर ए के साथ टी ही क्यों, सी क्यों नहीं, जी के साथ सी ही क्यों? ये इनके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके कारण। अभी दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए, ये साइटोसिन है, ये गुआनिन है। तो साइटोसिन के जो ये तीन एटम्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले एटम्स जी और सी मॉलिक्यूल्स में आमने सामने आ जाते हैं, ठीक। और अगर इसके साथ जगह दूसरा कोई होगा तो नहीं आ पाएंगे। और ए और टी के बीच में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ये दोनों आमने सामने रहते हैं, इसलिए ए के साथ टी का ही बॉन्डिंग होता है, पेयरिंग होता है, और ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ए और टी की कुल दूरी होती है 1.08 नैनोमीटर, और जी और सी बॉन्ड की टोटल जो ये डिस्टेंस होती है वो 1.11 नैनोमीटर। ये भी उसी चीज को दिखाया गया है, हाथ से बना डायग्राम है ये पार्ट ऑफ डीएनए, ये आप देख चुके हैं, ठीक है। ये भी वही चीज है। प्रोकैरियोटिक डीएनए है जो वो जनरली सर्कुलर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में जो पाया जाता है वो जनरली सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर अगर ऐसा सर्किल है तो इसको हम रिलैक्स्ड फॉर्म कहते हैं, और कभी कभी ये जो रिलैक्स्ड फॉर्म है ये ट्विस्टेड हो जाता है, तो ये सुपर ट्विस्टेड डीएनए कहलाता है। अब डीएनए सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है, हमने जो सारा स्ट्रक्चर अभी देखा ये बी डीएनए कहलाता है, दिस इज द क्लासिकल वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, बी डीएनए, ठीक। लेकिन इसका एक उल्टा जेड डीएनए होता है, या सी डीएनए भी इसको कहते हैं। इसमें अंतर यह है कि ये लेफ्ट हैंडेड हो जाता है, ये राइट हैंडेड है, ये
लेफ्ट हैंडेड हो जाता है और इसमें 10 की जगह, एक टर्न में 10 की जगह 12 रेजिड्यू होते हैं। इसी तरह एक ए डीएनए है जिसमें एक टर्न में 11 रेजिड्यू होते हैं। और कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है कुछ समय के लिए। कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। यहाँ डिफरेंट डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज इस टेबल में दी हुई हैं। ए, बी, सी, जेड, डी और ई, इतने तरह के डीएनए के बारे में यहाँ बताया गया है। कंडीशंस, अगर ए डीएनए है तो इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो लगभग 75% है, सी में लगभग 76%, यानी वाटर कंटेंट जो है। यहाँ देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस पर यूनिट, ए में 11, बी में 10, सी में तो और कम हो जा रहा है 9.33, जेड में बढ़ जा रहा है और 12 है ना। रोटेशन पर बेस पेयर, एक बेस पेयर में जो बी था ये 36 डिग्री घूम रहा है, ये सिर्फ 32 डिग्री घूम रहा है। सी में 38.6 डिग्री घूम जा रहा है। प्लस का मतलब है कि राइट हैंडेडली घूम रहा है और माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंडेडली घूम रहा है। वर्टिकल राइज पर बेस पेयर, यानी हर बेस के एक बेस पेयर से कितनी उसकी हाइट डीएनए की बढ़ रही है। और हेलिक्स डायमीटर, ये जो हमने आपको 20 एंगस्ट्रॉम बताया था वो एवरेज था। आप देख रहे हैं कि जेड में 18 है, तो बी में 19 है, ए में 23 है। ठीक है, तो एक औसत हम कहते हैं कि डीएनए का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हुआ, काफी कुछ बातें हुई। वैसे तो अथाह इसमें इंफॉर्मेशन है और आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, लेकिन मुख्य चीज है कि जो कंसेप्ट है इसका वो क्लियर होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड, एंटी पैरेलल क्या चीज है ना, 5 प्राइम 3 प्राइम क्या चीज है, ये सारी चीजें आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहे, ताकि अगला टॉपिक जो हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे वो क्लियर हो सके आपको। थैंक यू।